ड्रामा के स्टार्ट में हम मौत के बाद की दुनिया का सीन देखते हैं, जहां पर एक लड़की जिसका नाम शाओई होता है वो एक घोस्ट को दौड़ा रही होती है। शाओई उस भूत का पीछा इस वजह से कर रही थी क्योंकि वो उसे उठाकर लाया था, बल्कि वो मॉडर्न इरा में मरी भी नहीं थी। तो ऐसे उसे मारने चलती है, कहता मुझे मारो मत, अभी भी तुम्हारी सांसें चल रही है। कहती है तो फिर तुम्हारा वर्क एरर है ना, मुझे यहाँ पर लेकर आए बिना मरे हुए, मुझे वापस भेजो, मुझे वापस जाना है। कहता है लेकिन क्या करोगी जाकर, ना तो तुम्हारे फादर तुम्हें प्यार करते, ना तुम्हारी माँ तुम्हारी केयर करती है, तुम फिर किसके लिए जीना चाहोगे। जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था उसे तो तुम्हारी बहन लेकर गई, उसने तुम्हें चीट किया, तो जाकर क्या करोगी, तुम्हारा बैड लक स्टार्ट होगा। अब वो सोचती है सही बात कहा। वो एक एक बात सोचती है कि कैसे उसकी मदर और सिस्टर हमेशा उसे परेशान किया करती थी, उसके बॉयफ्रेंड ने कभी उसको नहीं समझा। कहती उससे अच्छा तो ये दुनिया है, लेकिन तब भी मैं मॉडर्न एरा तो जाकर ही रहूंगी। तभी हम देखते हैं कि एंशिएंट टाइम से भी एक लड़का जिसकी वहां पर डेथ नहीं हुई थी, सांसें चल रही थी, बट उसे भी कुछ लोग उठा कर ले आए थे। इसका नाम सोंगयन होता है। वो कहता है मुझे भी भेजो मेरी जगह पर, वरना इस लड़की को मार दूंगा। वो शियाओई के गले पर चाकू रख लेता है, कहता मैंने कहा ना मुझे भेजो, मैं भी मरा नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे काम बाकी हैं, मदर और भाई मेरा सब इंतजार कर रहे हैं। कहती है कि तुम मुझे डरा रहे हो, मुझे मत डराओ, मैं तो वैसे भी मरने की कगार पे हूँ। कहते क्या कहने का मतलब है। भूत कह रहा होता है कि प्लीज तुम लोग ऐसे मत लड़ो, यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि तुम लोगों के चांस है तुम्हारी जगह पर जाने के लिए। तभी दूसरा घोस्ट आता है और पहले घोस्ट को थप्पड़ मार देता है कि हमेशा ऐसे ही काम करते हो, गलतियां करते हो, उसके बाद भुगतना हम लोगों को पड़ता है। शावी कहती है हम लोगों के पास जिंदा होने का एक चांस है। कहता है बताओ कौन सा चांस है। कहती है एक मिनट रुको, तुरंत चाकू लेती है और सोंगयान को वहां पर मार देती है। वहां पर घोस्ट कहता है कि ये क्या है। कहते हैं कि जिंदा होने का दूसरा टाइम आ गया है। वो अपना गला काट देती है और पुराने टाइम को याद करती है कि अब किसी ने मेरी तरफ आंख भी उठाई ना, तो उस आंख को फोड़ दूंगी और उसको मार भी डालूंगी। टाइम बदलने वाला है। वो वहां पर गिर जाती है और दोनों की वहां पर डेथ हो जाती है। बट यहाँ पर एक दिक्कत हो गई थी, शावी मॉडर्न एरा में जाने के बजाय सोंगयान के साथ एंशिएंट एरा में आ गई थी। कहती ये मैं कहाँ पर आ गई, दोनों आमने सामने होता है कि मैं कहाँ पर आ गई और ये क्या है, ये भी मौत के बाद की दुनिया है। कहता है कि जियांग क्योंग्यू, तुम जैसी लड़की से मैं कभी नहीं मिला, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहती है अरे मैं जियांग क्योंग्यू नहीं हूँ, मैं शावी हूँ। कहता है कि अच्छा तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। उसके सामने चाकू लगा देता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पर शावियों को अपनी पुरानी बातें याद आती है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड हमेशा ही उसे प्रताड़ित किया करता था। कहती है अब वो टाइम गया, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। चाकू उठाती है और सोंगयान की तरफ कर देती है। तभी वहां पर सब कुछ रुक जाता है और वो घोस्ट आ जाता है। कहता है तुम इसे मार नहीं सकती हो शावी। कहती क्यों भला, क्यों नहीं मार सकती। कहते हैं क्योंकि तुम लोगों ने अंडरवर्ल्ड में जो भी कुछ किया है ना, इस वजह से इसे अंडरवर्ल्ड आना ही पड़ेगा और तुम्हें मॉडर्न एरा जाना पड़ेगा। कि अच्छा तो फिर मुझे मॉडर्न एरा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। कहता है कि इस लड़के को देख रही हो, ये टॉप स्कॉलर है ग्रेट सिया किंगडम का, लेकिन क्योंकि इसकी जिंदगी में इतना डिजास्टर है जिसे तुम्हें सब कुछ सही करना पड़ेगा। 3 महीने बाद इसकी डेथ हो जाएगी तो तुम मॉडर्न एरा चली जाओगी। कहती लेकिन मेरी आइडेंटिटी क्या है। कहता है अभी पता चल जाएगा। ऊपर चाकू लगाती है तो कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया है बोलो ना। कहती है कि तुम तो बहुत वीक स्कॉलर हो ना, इतना तुम्हारे अंदर ताकत कैसे आई। कहता है कि जियांग क्योंकि तुमने मेरे से शादी कर ली, तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन तुमने मेरी रेपुटेशन डाउन कर दी है। कहती है क्या, मैं तुम्हारी वाइफ। अब पता चलता है ना कि जो पहले वाली जियांग क्योंकि थी ना, वो सोंगयान का मजाक उड़ाया करती थी। भले ही ये टॉप स्कॉलर है, बट ये सिर्फ पढ़ सकता है और कुछ नहीं कर सकता। पता है इसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, पता नहीं ये आदमी है या नहीं है, क्योंकि ये कभी किसी वुमेन में इंटरेस्टेड ही नहीं हुआ। सामने से सोंगयान सुन रहा होता है। कहता है कि तुम लोग मेरा कितना मजाक उड़ाओगे। यहाँ पर सोंगयान प्रेजेंट में कह रहा होता है कि पता है तुम स्टोरी बनाने में बहुत महारत हासिल करके रखी हो, तुमने मुझसे फोर्सफुली शादी की, वो भी एक ट्रिक के द्वारा। मैं सो रहा था, तुम वहां पर आई और मेरे साथ जबरदस्ती की, बाहर निकली और लोगों से कहा कि देखो ना सोंगयान ने मेरे साथ बदसलूकी की है, जबकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। कहती है कि मैंने क्या तुम्हारे साथ। कहता हाँ तुमने मेरे साथ किया। मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताता था तो तुम मुझे हमेशा ही ड्रग दिया करती थी, अगर मैं ड्रग नहीं पीता था तो तुम मेरे सामने इनोसेंट सा फेस बनाती थी। मैं पी लेता था, उसके बाद जैसे मैं बेहोश होता तुम मेरे साथ वो सब काम करते जो मैं तुम्हारे साथ करना भी नहीं चाहता था। कहता है कि तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी लाइफ इतनी गंदी बना दी। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरा तो पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है। कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। वो चाकू छीनती है तो उसके हाथ पर चोट लग जाती है। कहती है अरे नहीं प्लीज, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी। तभी वहां पर हम देखते हैं कि सोंगयान के मदर, भाई और जो है सिस्टर आ जाते हैं। तीनों के हाथ में एक एक हथियार होता है। कि इतनी हिम्मत। जियांग सोचते हैं कि मॉडर्न एरा में मुझे सबने बहुत परेशान किया, लेकिन अब रिवेंज लेने का टाइम आ गया है। मुझे पता है तुम लोग अपने बेटे को लेकर मुझे जरूर प्रताड़ित करोगे।
लेकिन अब मैं ना यहाँ पर तुम लोगों को बख्शूंगी नहीं। आ जाओ, आज पंचिंग बैग से ही काम चलेगा। हम देखते हैं कि सबसे पहले सौंग्यान की माँ जो है आगे की तरफ बढ़ती है, कहती है आ जाओ आ जाओ। लेकिन जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पता चलता है कि सौंग्यान की माँ ना जाते ही सौंग्यान को ही मारने लगती है कि तुमने मेरी डॉटर इन लोग को कैसे चोट पहुंचाई, देखो ना वो कितनी डरी हुई है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कहता है कि मेरे हाथ पर चोट लगी है, उसके हाथ पर चोट नहीं लगी है, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जिहां को एकदम हल्की सी चोट लगी होती है और सौंगन का तो हाथ ही कट गया होता है। कहता है देखो माँ मेरा हाथ कटा है। कहती है तुम्हारा हाथ बिल्कुल भी नहीं कटा है, तुम मेरी डॉटर इन लोगों को परेशान करते हो। भाई ना कुल्हाड़ी लेकर सामने दिखाता है सौंगन को, ये तुम्हारी पहली गलती है कि मैं माफ कर रहा हूँ, दोबारा ऐसी गलती की ना तो माफ नहीं करूंगा। उसकी बहन भी कहती है कि तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं देती, देखो ना जियांग कितनी डरी हुई है और तुमने इसे और भी ज्यादा डरा दिया है, तुमने इसकी तरफ चाकू दिखाया क्यों। यहाँ पर जियांग को खूब तेज हंसी आ रही होती है कि ये कैसी फैमिली है। यहाँ पर जो सौंगयान की माँ होती है ना वो पलट पलट कर देख रही होती है कि कहीं जियांग को चोट तो नहीं लगी। कहती है रिबेलियस सन, इतनी ज्यादा चोट लगा दी मेरी डॉटर इन लॉ को। यहाँ पर जो सौंगयान की बहन होती है ना उसे कहती है कि भग, और वहां से कितना कहकर चली जाती है। मन में सोचती है कि ये लोग कितने अच्छे हैं, मैंने तो सोचा था कि ये लोग बुरे होंगे लेकिन अच्छे हैं। जो सौंगयान होता है ना जियांग को मारने चलता है, कहती है रुक जाओ, देखो मैंने सब कुछ सुन लिया लेकिन अभी हम लोग ये सब कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं, वैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना। कहता है चुप बैठो, हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है। वो बाहर चले जाता है, कहती है एक मिनट रुको। तो जैसे वो बाहर निकलती है तो वहां पर मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ तीनों लोग आ जाते हैं। उसके हाथ पर फूंक मारने लगते हैं, कोई उसको हाथ से पोंछने लगता है, उसके घाव पर दवा लगा रही होती है। इतना प्यार देखकर ना उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि सच में इतनी प्यारी फैमिली कहीं हो सकती है। और उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे ना जैसे नदी का पानी बह रहा हो, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे होते। कहती कितना लकी है सौंगयान की उसको ऐसी फैमिली मिली। वो अपने पुराने टाइम को याद करती है कि कैसे उसकी एक गलती पर 1000 बार उसे बुली किया जाता था। उसकी बहन तो हमेशा ही उसके साथ जो है बुरा व्यवहार करती थी। कहती है मदर, सिस्टर, ब्रदर, प्लीज आप लोग मेरे साथ इतना नाइस मत होइए ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पर उसकी माँ कहती है मत रो ना, तुम क्यों रो रही हो। तभी पीछे से सौंग्यान आ रहा है, कहता है अब कौन सा खेल चालू हो गया यहाँ पर। उसकी माँ कहती है तुम्हें तमीज नहीं है रिबेलियस सन, देखो ना तुम्हारी वजह से जियांग रो रही है और तुम इतना गरीब हो कि इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते, तुमने बस शादी कर ली है, मैं इसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, तो आगे से इसके साथ नाइस रहना वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वहां पर उसकी सिस्टर भी कहती है कि हाँ भाई देखो ना आपने कितना दुख पहुंचाया कि वो इतना रो रही है। सब चले जाते हैं तो सौंग्यान कहता है जियांग मुझे कितना ह्यूमिलेट करोगी और इस तरह का गेम कब तक खेलोगी। कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है बट मैं सारी प्रीवियस मेस को हटाते हुए मैं तुमसे यहाँ पर आज माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। कहता अब ये क्या है। कहती है कि हाँ यही बात है। उसके हाथ की पट्टी बांधने लगती है, कहता है मेरे सामने ऐसी ट्रिक मत खेलो, मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर ही रहूंगा। कहती है मुझे पता है तुम डाइवोर्स लेना चाहते हो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। कहता सच कह रही हो। कहती हाँ सच कह रही हूँ लेकिन अभी नहीं, 3 मंथ बाद। कहता मुझे पता था तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगी, मेरी जान लेकर ही जाओगी। कहती है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि अभी डाइवोर्स हुआ है, अभी रेपुटेशन का तो ख्याल करो। कहता कौन सी रेपुटेशन जब हम दोनों के बीच प्यार ही नहीं है, कौन सी रेपुटेशन की बात कर रहे हो। कहती है कि हाँ तुम्हें रेपुटेशन की फर्क नहीं होगी लेकिन तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, अगर उन्होंने सुन लिया कि तुम अभी भी डाइवोर्स ले रहे हो तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी, तो कम से कम थोड़ा ध्यान रखो। कहता है कि ठीक है फिर 3 मंथ बाद। कहती है हाँ 3 मंथ बाद। वो अपना हाथ आगे देती है कि प्रॉमिस करो लेकिन वो हाथ पर मार कर चला जाता है। कहता है झूठी कहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग कहती है कि 3 मंथ बाद तो वैसे भी मैं अपने वर्ल्ड लौट जाऊंगी। इधर अभी ये सुबह होती है, वो सामने बैठी हुई होती है, देख रही होती है पेड़ों को और बहुत खुश होती है कि ये रवि इतना खराब नहीं है, लेकिन उसके गले पर ना कुछ काले काले निशान बन गए होते हैं, उसे खुजली भी हो रही होती है। सामने के घर में एक लड़की होती है जिसका नाम कोई कोई होता है। यहाँ पर उसको देखते ही जियांग जान जाती है कि अच्छा तो ये कजन है सौंग्यान की, जो गार्डन के बहाने आ रही है लेकिन यहाँ पर ये सौंग्यान का दिल जीतना चाहती है। वहां पर वो उसके लिए पॉलिश बना कर लाई थी कि ये तुम्हारी फेवरेट है, प्लीज इसे खा लो। लेकिन घर के अंदर पूरे टाइम ना देख रही होती, कहती सौंग्यान कहाँ पर है। कहती है सौंग्यान क्यों बुला रही हो, जाओ यहाँ से, सौंग्यान यहाँ पर नहीं है। कहती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे गिरा सकती हो, तुम्हारा पर्पज क्या है, इतना जान लो कि मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। तुमने फोर्सफुली सौंग्यान से शादी की है लेकिन सौंग्यान सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, दोबारा छीनने की कोशिश मत करना। कोई कोई जब ऐसी बात कर रही होती है ना तो वहां पर उसके अपनी सिस्टर नजर आ रही थी कि वो भी ऐसे ही उसको बुली किया करती थी, वो उसकी उंगली पकड़ कर ना तोड़ देती है।
कहती है कि दोबारा यहाँ पर दिखाई मत देना, तो कोई कोई गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कहती है कि कोई बात नहीं, जाओ सबसे पहले मैं खाना खा लूँ। वहाँ पर वो खाना खा रही होती है, सामने से सौंग्यान आता है, कहता है ये क्या खा रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये क्या है? बच्ची हो क्या जो समझ में नहीं आता है? कहती है कि जहर थोड़ी ना है, खाना ही है जो खा रहे हो। कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि खाद के बारे में नहीं पता है जो खेतों में पड़ती है? कहती खाद? कौन सी खाद? कहता है कि ये गोबर है, कोई कोई इसी वजह से यहाँ पर देकर गई है तुमको, ताकि तुम गोबर खा लो। उसे वोमिटिंग होने लगती है। आज जिस सौंगन को थोड़ा उसके लिए बुरा लगता है तो वो उसे थपकी देने चलता है। कहती है फैटी कोई कोई, ये अपने आप को समझती क्या है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मुझे गोबर खिला कर गई है। कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। कहती है नहीं, मैं इससे रिवेंज लेकर ही रहूंगी। पानी में खूब सारा नमक डालती है। कहती है सबसे पहले पेट को क्लीन करना पड़ेगा। वो नमक डालकर पूरा पानी पी जाती है। कहती है अब सही लग रहा है, इस पानी से वोमिटिंग करूंगी, बाहर निकालूंगी। वो जितनी भी जड़ी बूटियां होती है ना, उनको कूट कूट कर मेडिसिन बना रही होती है। कहता है क्या कर रही हो तुम आखिर? कहती है कि सौंग्यान वो उसको कुल्हाड़ी देती है और बहुत तेज से आगे की तरफ मुड़ती है, ऐसा कि सौंग्यान को मार ही देगी। सौंग्यान पीछे हट जाता है। कहता है तुम जरा इस कुल्हाड़ी को छोड़ दो, तुम जो कहोगी मैं कर दूंगा। वहां पर वो खुद तेज से न कुल्हाड़ी से मार रहा होता है। वो जितनी बार मारता है उतनी बार वो डर जाती है। कहती है कि तुम तो वीक स्कॉलर हो ना, तुम इतनी तेज से कुल्हाड़ी कैसे मार रहे हो, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, मैंने तो तुम्हें बहुत कमजोर समझा था। तो कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो इस तरह के काम नहीं कर सकता। हाँ, मैं बहुत पढ़ाई करता था, तो बस माँ के सामने मैंने कभी इस तरह के काम नहीं किए। मेरी माँ को हमेशा ही एक स्कॉलर बच्चा चाहिए था। दिन रात पढ़ाई किया करता था ताकि माँ को खुश कर सकूं। माँ ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, आखिर मैं उनके लिए तो कर ही सकता हूँ। भले ही मैं उनके सामने वीक बनकर रहूं, तो ये भी अच्छा है। कहती है अच्छा ये बात है क्या? वहाँ पर मन में सोच रही होती है कि मुझे पता है कि तुम जब एग्जाम देने जाओगे वहाँ पर तुम्हारी मुलाकात प्रिंस से होगी। प्रिंस से तुम्हें मार डालेंगे और मुझे तुम्हें इस डिजास्टर से रोकना पड़ेगा। इसी वजह से मुझे पढ़ने से रोकना पड़ेगा तुम्हें। कहती है कि फैमिली के लिए हम दोनों सब कुछ करेंगे। कहता है क्या मतलब? कहती यहाँ पर आओ, चलो मेरे साथ काम करो। कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी उसे जियांग की बातें अच्छी लग रही थी। जो कुछ भी करने को कह रही थी वो कर रहा था कि अचानक से ना उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देने लगती है तेज तेज। कहता है जियांग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी माँ के साथ अगर कुछ भी किया। भाग कर जाता है तो देखता है कि वो जियांग उसकी माँ के सर की मालिश कर रही है और शैम्पू कर रही है। न्यू शैम्पू बनाया था और सोप बनाया था। उसकी माँ को बहुत आराम मिल रहा था क्योंकि उसकी माँ के सर में दर्द ही था। कहती है कि अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब तुम भी जाओ आराम कर लो। नहीं मदर मैं ठीक हूँ, मैं आपका सर हर रोज ऐसे ही दबा दिया करूंगी ताकि आपका सर दर्द जल्दी ही ठीक हो जाए। कहती है कि हाँ। वहाँ पर उसने जो सोप बनाए होते हैं ना, तो वो सौंग्यान देख देख कर मुस्कुरा रहा होता है कि ये तो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारा झाग लेती है, हवा में उड़ाती है। इस तरह रोमांटिक अंदाज में सौंग्यान उससे अपनी नजर भी नहीं हटा पा रहा होता है। कहती है तुम भी खेलोगे, आ जाओ, मुझे इस तरह की हरकतें करना पसंद नहीं है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कहती है अरे रुको, पढ़ोगे नहीं तुम पढ़ नहीं सकते हो। कहता क्या मतलब? वो भाग रही होती है, जाकर उसे टकरा जाती है, उसके गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कहता है दूर हटो। वो उसे धक्का दे देता है, नीचे गिर जाती है, उसके हाथ पर चोट लग जाती है। सौंग्यान देखता है कि वो नीचे गिरी पड़ी हुई है, तो वो कहता है चलो उठो। अपना हाथ देता है। कहती है थैंक यू। उठाने चलता है लेकिन वो फिर से गिरा देता है। कहता है मैं तुम्हें उठा नहीं रहा था, अपने आप उठो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है। जैसे वो उसका पैर फिर से पकड़ती है ना, तो उसकी पैंट खुल जाती है। कहती है अरे एक मिनट रुको, तो तुम्हारी पैंट ही खुली है। मैं तुम्हारे लिए पैसे ला सकती हूँ जिससे तुम नए कपड़े खरीद सको। तुम्हारी पैंट फट गई है लेकिन तुम पैंट सिलवा सकते हो। कहता है कि मेरे सामने इतना एहसान जताने की कोशिश मत करो, मेरा एग्जाम आने वाला है, मैं उसकी तैयारी करना चाहता हूँ। कहती है कि मेरे साथ चलो, एग्जाम की तैयारी बाद में करना। कहती है कि कुछ भी करके मुझे इसको पढ़ाई नहीं करवाने देना है, मैं इसे पढ़ने तो दूंगी नहीं। अच्छा, तो सारी बुक्स यहाँ पर रखी है, अभी देखती हूँ कि ये क्या पढ़ता है। अंदर जाती है तो देखती है ना कि सौंग्यान की बहन भी चुपके चुपके पढ़ाई कर रही होती है। कहती है लिटिल सिस्टर क्या कर रही हो तुम यहाँ पर अकेले चुपके क्यों पढ़ रही हो? कहती है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मैं कभी को बता नहीं पाई कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरा भाई पढ़ रहा है, हम लोग इतने गरीब है कि हमारे पास पैसे नहीं है कि मेरी माँ मुझे पढ़ा सके। मैं सोचती है कि कितनी काइंड फैमिली है और इन लोगों के साथ अनफेयर हो रहा है। वो बुक रखने लगती है। कहती लिटिल सिस्टर मैं जानती हूँ कि पैसे नहीं है, इसकी वजह से तुम पढ़ नहीं पा रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करूंगी।
ताकि तुम पढ़ सको। ये सारी बातें दूर से सौंज्ञान सुन रहा होता है और उसे बहुत रोना आ रहा होता है इस बात पर कि उसकी बहन कभी ये बात कह ही नहीं पाई। झांग होती है ना, फिर से सूप बनाना तैयार करती है, हर रोज उसे चेक करती है। सौंज्ञान उसे दूर से देखता है, वो उठती है, कहती है देखो ना मैंने सूप बनाया, इसकी स्मेल कैसी है। हाथ से सूप फिसलने लगता है तो उस सूप को पकड़ने के लिए ना उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन सूप का झाग उसकी आंख में चला जाता है तो उसकी आंख पोंछने लगता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जिस झांग से अभी तक सौंज्ञान इतनी नफरत करता था ना, वो उसको देखे बिना अब रह ही नहीं पाता। कहता है मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे पढ़ना है। कहती पढ़ने कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ ना एक मिनट, पढ़ना इतना जरूरी है क्या? मैं चाहती हूँ कि मैं ये सारे सोप बेचूं, उससे पैसे कमाए जाएं, मेरे साथ चलो। सोप जो होते हैं ना, एक भी नहीं बिक रहे होते हैं, लेकिन उसकी नजर कोई कोई पर पड़ती है। कहती है आइडिया, चलो कोई कोई को इस शो का हिस्सा बनाया जाए, इससे रिवेंज भी लेना है। वहां पर वो कह रही होती है कि माय हस्बैंड थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इतना अच्छा साबुन दिया, देखो ना मेरा चेहरा कितना अच्छा हो गया। कहता है कि हाँ हाँ वाइफ, तुम हमेशा इसी साबुन से नहाओ, ये साबुन की बात ही दूसरी है। कोई कोई सोचती है कि सच में इसका चेहरा काफी अच्छा लग रहा है। ब्रदर यान इसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, मैं भी ये सोप जरूर खरीद कर ही रहूंगी। कोई कोई कहती है मुझे ये साबुन दे दो प्लीज, मुझे ये साबुन दे दो। कहती सिस्टर ये मेरे हस्बैंड ने दिया है, मैं इसे बेच नहीं सकती हूँ, इसकी कीमत 2 सिल्वर है। कहती क्या 2 सिल्वर, इतने छोटे से साबुन की 2 सिल्वर? कहती है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है, भले ही लोगों के लिए ना हो, इसलिए अगर आपको लेना है तो 2 सिल्वर पर ले लो। कहती है ठीक है। जो उसने झांग को दिया था ना, वही सूप वहां पर वो फिर से लेकर गई होती है। थैंक यू सो मच कि तुम मेरे लिए सूप बना कर लाई, चलो ना सबको पिलाती हूँ, कोई कोई ने मेरे लिए सूप बनाया है। वहां पर वो जैसे उसको सूंघती है तो कहती है इसमें से ना तो खाद की महक आ रही है, मैं इसे नहीं पीऊंगी। कहती है खाद नहीं है। जानबूझकर ना खुद देते से झांग रोने लगती है कि देखो ना ये मुझे मारने की कोशिश कर रही है, इसीलिए इसने खाद का सूप बना है। सौंज्ञान कहते हैं हाँ पुलिस को बुलाओ, डिसीजन लेना पड़ेगा। कहती है कि मैंने एडिबल सॉस बनाई है, इसमें कोई भी चीज ऐसी वैसी नहीं मिली है। कहती है कि मुझसे झूठ मत बोलो, कहती है कि तुम मुझे फंसा रही हो। कहती फंसा नहीं रही हो, सौंज्ञान से शादी करना चाहती थी, लेकिन तुमने तुमसे जबरदस्ती शादी की। तुम्हें क्या लगता है कि सौंज्ञान तुम्हारे साथ बहुत खुश है? सौंज्ञान तुम्हारे साथ खुश नहीं है। कहती हस्बैंड देखो ना ये कैसे कह रही है, सच में क्या आप इसके साथ शादी करेंगे, बताइए ना। सौंज्ञान कहता नहीं कभी भी इसके साथ शादी नहीं करूंगा। कहती है कि अच्छा तुम चाहती क्या हो? कहती है मुझे 20 सिल्वर टेल चाहिए। कहती है वो मेरे दहेज का सामान है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं। मारने चलती है तो सौंज्ञान अपना हाथ आगे कर देता है, गुस्से में वहां से जाने लगती है। कहती है एक भी पैसा नहीं दूंगी। तब तक वहां पर सौंज्ञान की माँ आ जाती है और कोई कोई थप्पड़ मार देती है कि मेरी डॉटर इन लोगों को परेशान करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, अगर उसको कष्ट पहुंचाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर कोई कोई को फिर से गुस्सा आ जाता है, वो फिर से जियांग को मारने चलती है। कहता है कि तुम ट्रबल क्रिएट करना कम नहीं करोगी, गांव के मुखिया से कहकर तुम्हें वहां से निकलवा दूंगा। मन में सोचती बेहोश होना ही सही है। वो प्रिटेंड कर रही होती है तो उसके ऊपर से हाथ रखकर आगे निकल जाती है। कोई कोई खुद से चिल्ला रही होती है कि तुमने मेरे हाथ पर पैर रख दिया, तुमने मेरे हाथ पर पैर रख दिया। हम देखते हैं अब सौंज्ञान की माँ जियांग से कहती है घर चलो। कहती है कि मदर आप यहाँ पर जाओ, भी मेरे साबुन कुछ कम बिके हैं, मैं बेच कर वापस आ जाऊंगी। वो दोनों हाथ में हाथ पकड़े हुए होते हैं ना, तो यहाँ पर सौंज्ञान के सिस्टर मदर सब शर्मा कर वहां से चले जाते हैं। इधर वो जाती है एक जगह पर बिजनेस की बात करने की, मैंने एक सोप बनाया है, आप इसको देखिए, ये बहुत स्मूथ है, डेलिकेट है, कीमत 1 टेल सिल्वर होगी। कहती 1 टेल सिल्वर, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साबुन बिक रहे हैं। कहती है आप इसको रख लीजिए अपने स्टोर पर, अगर बिकेगा और तो अगर ये ऐसे ही बिकता जाए ना तो मैं इसकी कीमत लूंगी, अदरवाइज नहीं लूंगी। तो अभी वहां पर एक लड़की आती है, इससे पहले जो सोप बेचा गया था वो बहुत ही बुरा था, इसकी वजह से उसका चेहरा जल गया था। कहती है मुझे इतना गंदा सोप दिया। कहती मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। वो उसकी तरफ देखती है, कहती है कि अच्छा अब मेरा काम हो जाएगा। कहती है कि मैं तुम्हारा एक्ने ठीक कर सकती हूँ, ये मैंने नया साबुन बनाया है, इसको जैसे ही तुम अपने चेहरे पर लगाओगे तो तुम्हारे चेहरे के सारे दाग चले जाएंगे। वहां पर उसको साबुन से धुलवाती है और सच में उसके चेहरे के दाग चले जाते हैं। कहती है बस तुम इसे हर 2 दिन पर यूज करना, तुम्हारा चेहरा बहुत सही हो जाएगा। कहती है थैंक यू सो मच। जो ओनर होती है शॉप की, कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की है, इसी वजह से ये बिजनेस की डील आगे बढ़ती है, मेरे पास अभी बहुत डिफिकल्टीज है, इसी वजह से मुझे कुछ पैसे एक्स्ट्रा चाहिए। कहती है ठीक है पैसे ले लो। वहां पर वो पैसे ले लेती है और लेकिन सामने देखती है कि वहां पर सौंज्ञान किसी लड़की से बात कर रहा होता है। पता चलता है कि वो
प्रिंसेस होती है जिनका सौंग्यान पर दिल आ गया होता है। वो कहती है कि यहाँ पर वो लगातार सौंग्यान को देख रही होती है। सौंग्यान कहता है, क्या हुआ मिस, आप मुझे ऐसे कैसे देख रही हैं? प्रिंसेस कहती है कि तुम कहाँ पर थे, तुमने तो अपना वेट भी घटा लिया, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वो उसको छूने चलती है तो सौंग्यान अपना मुंह पीछे कर लेता है। कहती है कि क्या हुआ? दूर से उसको देख कर ना अब जियांग को गुस्सा आ रहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम यहाँ पर मुझे फंसाकर लड़की के साथ रोमांस कर रहे हो। जाती है और प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेती है। कहती है कि लगता है आप सौंग्यान की गुड फ्रेंड है। कहती है कि ब्रदर सॉन्ग ये कौन है? कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। प्रिंसेस उसको मारने चलती है तो यहाँ पर जियांग प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेती है कि दूर रखो हाथ। कहती है तुम कैसी वल्गर बातें कर रही हो, ब्रदर सॉन्ग ऐसा कर ही नहीं सकते। कहती क्यों, हम लोग हस्बैंड वाइफ है तो कैसे नहीं कर सकते? कहती क्योंकि ये पढ़ रहा है और ये सब नहीं कर सकता। फिर सॉन्गयान को बहुत हंसी आ रही होती है कि ये कुछ भी कर सकती है, मतलब इतनी वल्गर बातें भी कर सकती है। वहाँ पर वो प्रिंसेस का हाथ रखकर दबा देती है। जैसे ही मारने चलती है तो सॉन्गयान हाथ पकड़ लेता है कि प्रिंसेस माफ करिएगा लेकिन आप मेरी वाइफ को मार नहीं सकती हैं। मैं अपनी वाइफ के बदले में माफी मांगता हूँ और आपको जल्द से जल्द सारी जो है कॉपी भेज दूंगा। वहाँ पर प्रिंसेस तो गुस्सा होकर चली जाती है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा तो यहाँ पर जियांग होती है कि तुम लड़कियों के साथ यहाँ पर क्या कर रहे थे? कहता हुआ क्या है तुम्हें, मैंने बता दिया ना। कहती है पहले ही बता देते कि तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी उसके साथ शादी हो चुकी है। कहता है कि हाँ बता दूंगा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम 3 महीने बाद मुझे डाइवोर्स दे दोगी। कहती 3 महीने बाद दूंगी ना, अभी तो नहीं दिया, और जब तक 3 महीने नहीं बीत जाते तुम किसी और लड़की को नहीं ला सकते। कहता है अच्छा 1 मिनट रुको। तो वो उसको अपने पास घसीट लेता है, जैसे जलने जलती फिर घसीट लेता। कहता है जलन हो रही है क्या? कहती है जलन नहीं हो रही है, लेकिन तुम इस तरह करोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक तरफ खींच लेता है। कहता है लगता है फीलिंग आ गई है। वहां पर जितना वो दोनों करीब होते हैं ना, बाकी की लेडीज उसको देखकर हंस रही होती हैं। कहता है हंस क्यों रही हो, कपल कभी फाइटिंग नहीं करते क्या? फिर हम देखते हैं कि जियांग ने क्या किया था ना, जो पैसे मिले थे उन्हें 5 पोटली में थोड़े थोड़े रख दिए थे। अब जैसे वो घर जाती है तो मदर इन लॉ कहती है तुम तो बहुत ही थक गई होगी आज। कहती है नहीं मदर, मैं नहीं थकी हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ लेकर आई हूँ। कहती क्या लेकर आई हो? हम लोग भी तो जाने, तुम लोगों ने तो फाइटिंग की थी ना। कहते नहीं माँ, मैं क्या इतना लड़ाकू हूँ कि इससे हमेशा लड़ाई करूंगा? कहती है हाँ लड़ भी नहीं सकते तुम मेरी डॉटर इन लॉ से। अब यहाँ पर जियांग क्या कहती है ना, कहती है कि मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, मैं एक मार्केटिंग करना चाहती हूँ जहाँ पर मैं अपनी सोप बेचना चाहती हूँ। कहती ये क्या है? कहती है अभी हमारे साबुन की सप्लाई कम हो रही है, इसी वजह से हम लोगों को पैसा कम मिल रहा है, लेकिन हम लोग डे बाई डे इसको ऊपर बढ़ाएंगे। तो जो सौंज्ञान होता है कहता है तुम करने की कोशिश क्या कर रही हो? तो अब सब उसको ना मारने लगते हैं कि तुम चुप ही बैठो। जियांग क्या करते हैं ना, सबको एक एक पोटली देती है। और यहाँ पर सिस्टर को क्या लग रहा था ना सौंज्ञान की कि उसको नहीं मिलेगा, लेकिन वो उसको भी देती है कि तुम इससे अपनी पढ़ाई करो। कहती नहीं सिस्टर इन लो, तुम इसे रख लो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, मुझे ये नहीं चाहिए। कहती है नहीं, तुम्हारा पढ़ाई करने का ड्रीम है ना, तुम इससे पढ़ाई करो, फैमिली को मैं संभाल लूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो सिस्टर इन लो है ना वो बहुत खुश रहे। वहाँ पर अपने हस्बैंड को भी एक टेल्स देती है। कहती है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट अच्छी है और भी अच्छी करो। ब्रदर को भी देती है कि आप ना इससे अपना खर्चा उठाइए, जितना पैसा बचा होता है वो अपनी मदर इन लॉ को दे देती है कि मदर आप इसे रख लीजिए, आप पूरी फैमिली का खर्चा उठाती हैं, आप इसको संभाल कर रखिए। पहले तो वो नहीं लेती हैं कि मैं ये क्या करूँगी लेकर। कहती है नहीं मदर, इसे आपकी ही जरूरत है। वो बहुत देर से रोने लगती है उसकी माँ। सौंज्ञान भी रोने लगता है क्योंकि इतने पैसे ना तो उन लोगों ने कभी देखे थे और ना ही सोच सकते थे कि कभी लोगों के पास पैसे आएंगे या उसकी बहन पढ़ेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जियांग के, तुमने फैमिली के लिए इतना सब कुछ किया। वहाँ पर जियांग क्या कहती है ना, आसमान में देखकर बोलती है कि थैंक यू सो मच गॉड कि आपने हम लोगों को इतनी अच्छी लाइफ दी है। अभी वो दोनों ना पानी में टहलने के लिए जाते हैं। कहती है हेल्प करना पड़ेगा तुम्हें मेरा सोप बनाने में, इस तरह गुस्से में काम नहीं चलेगा। कहता है हाँ ठीक है। वो गिरने वाली होती है तो उसे रोक लेता है। कहता है कि तुम किस तरह की पर्सन हो मुझे बताना चाहोगी? पहले तो तुम ऐसी नहीं लगती थी। कहती क्यों, मुझे प्यार हो गया है क्या? कहता है बिल्कुल भी प्यार नहीं हुआ है। कहती है अच्छा ठीक है फिर कोई बात नहीं। वो गिरने वाली होती है तो फिर उसे रोक लेता है और उसका वहां पर किस हो जाता है। कहती है कि ना तो तुमने ड्रिंक की है और ना ही तुम्हें कोई नशा चढ़ा है, तो तुमने मुझे किस कैसे कर लिया? दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। कहती कितनी गर्मी लग रही है, लेकिन ही मन वो बहुत खुश हो रही होती है। तभी वहां पर उसे एक सांप दिखाई देता है। वो सांप को पकड़ लेती है। कहती देखो देखो सांप सांप सांप। कहता है तुम तो सांप से बहुत डरती थी ना, आज क्यों नहीं डर रही हो?
कहती है, फिर नाटक करती है, कहती है आ चिल्लाने लगती है, जाकर सॉन्गयान को पकड़ लेती है। कहता है एक्चुअल में तुम हो कौन? कहती है कोई नहीं, जियांग ही हूँ। वो फिर से फिसल जाती है। कहती है मैं फिसल गई, प्लीज उठा लो। उसको अपनी बाहों में उठा कर लेकर जाता है। उसको फीवर बहुत तेज हो गया होता है क्योंकि वो भीग चुकी होती है। वो दिन रात उसकी केयर करता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कहता है यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ छोड़कर। वो उसे बड़े ध्यान से देखा करता है। वो उसकी तरफ आंखें खोलती है तो दोनों एकदम आमने सामने होते हैं, किस करने चलते हैं। उसे याद आता है कि तुम्हारे लिए तो मेडिसिन लाना है। मन में सोचती है जियांग की सच में मुझे फीवर हो गया है, तभी मुझे इतनी हॉटनेस फील हो रही है। सच में क्या मुझे फीवर है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। वो पढ़ाई कर रहा होता है। कहती है कि तुम पढ़ क्यों रहे हो? कहता है कि तुम चिल्ला क्यों रही हो? अभी उठी हो, इतना चिल्लाना जरूरी नहीं है। कहती है ठीक है। वो बुक लेती है और बाहर फेंक देती है। कहती है हर एक बुक को फेंक दूंगी, इस सॉन्ग को पढ़ने नहीं दूंगी। अभी वो खड़ी हुई होती है, तभी वहां पर जो जियांग की एंशिएंट एरा में मदर होते हैं ना, वो आ जाती है। कहती है कि तुम ये बताओ ना कि तुम इतना सोप कैसे बेच रहे हो, मुझे उसकी ना उसका पूरा का पूरा डेटा दे दो, मैं उस साबुन को बना सकूं। तुम्हें तो पता है ना कि हम लोगों की फैमिली कितनी बेकार है। अब यहाँ पर उसे याद आता है कि उसकी माँ ना हमेशा उसका फायदा उठाया करती थी क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर है। कहती है निकलो यहाँ से वरना थक के मार कर निकाल दूंगी। कहती है क्या मतलब, मैं तुमसे इतने अच्छे से बात कर रही हूँ, तुम मुझे धक धक के मार कर निकालने की बात कर रही हो? कहती हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनना चाहती, निकलो यहाँ से। अब यहाँ पर वो जिस हिसाब से चिल्ला रही थी उसकी स्टेप मदर, जियांग को क्या लग रहा था ना, मॉडर्न एरा वाली उसकी माँ चिल्ला रही है। तो उसकी उंगली उसे दिखाई दे रही थी। वहाँ पर जियांग क्या करते हैं, अपनी माँ का गला दबाने लगती है कि मार डालूंगी मार डालूंगी, दोबारा दिखाई मत देना। तो उसकी माँ भी उसका गला दबाने लगती है। कहती है कि मैंने तुम्हें मारा नहीं है, लेकिन अगली बार मार डालूंगी। वहां पर वो उसे मारने चलती है तो सामने सॉन्गयान आ जाता है। कहता है एक तो दिन में तुम मेरी वाइफ से लड़ाई कर रही हो, उसका गला दबाने की कोशिश कर रही हो, ऊपर से तुम यहाँ पर इतना गुस्सा दिखा रही हो। जियांग की माँ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुमने जिससे शादी की है वो तुम्हें बचा सकेगा बुली होने से? इतना याद रखो लिटिल चुड़ैल की मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके गले पर बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। कहता है क्या हुआ तुम्हें, मुझे दिखाओ। कहती है कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहता है कि तुम इस तरह जो है किसी से लड़ाई मत किया करो, मैं अगर टाइम पर ना आता तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कैसे कर पाता। कहती है हाँ सही कहा। वो उसका हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा होता है। कहती है थैंक यू। कहता है थैंक यू बाद में कहना, चलो चलो मैं तुम्हारा शैम्पू कर दूं। कहती है कि अच्छा ठीक है। और वो कहती है क्या करूँ, कैसे शैम्पू करूँ? बैठा देता है चेयर पे। कहता है तुम लेट जाओ, शैम्पू मैं कर दूंगा। वो उसको बहुत अच्छे से शैम्पू कर रहा था। कहती है तुम्हें ये कैसे पता चला? कहता है कि मैं देख रहा था कि जब तुम माँ का शैम्पू कर रही थी, जब भी वो उसको शैम्पू कर रहा था ना, तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। वहां पर वो चाहती थी कि बस उसे वो किस कर ही ले। जैसे वो ऊपर उठता है ना, तो कहती है दूर मत जाओ। वो दोनों वहां पर किस करने लगते हैं। तभी वहां पर उसकी सिस्टर आ जाती है। कहती है अरे गलत टाइम पर आ गई भाई, प्लीज मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो बहुत ही ज्यादा इस पर जियांग शर्मा जाती है। कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। वहां पर वो उसका शैम्पू पोछे बिना ही भाग जाता है। कहती है अरे शैम्पू का क्या होगा? बाहर बैठी होती है, वो मछली पकड़ रहा होता तो उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। कहता है क्या हुआ, इतने ध्यान से क्यों देख रही हो? कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मुझे लग रहा है ना मैं बेहोश हो जाऊंगी। उसका हाथ पकड़ लेती है। कहता है तुम ठीक तो हो, ऐसे नाटक क्यों कर रही हो? कहती है ऐसे ही। दोनों रात में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ आहट सी सुनाई देती है। लैंप देकर देखते हैं दोनों कि वहां पर दो लोग आए हैं। जो पता चलता है कि वो उसके स्टेप ब्रदर हैं, जो फिश फंसाने वाली जो नाव थी ना उसे ही चुराने आए थे। उसे चुरा कर लेकर जाएंगे, लोगों के बीच बता देंगे कि बस चोरी हो गई। वो कहते तुम लेकर चलो, वो कहते तुम लेकर चलो। लेकिन उन लोगों को ना अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती। कहते भूत है। कहता कोई भूत नहीं है। लेकिन दोनों को आवाजें सुनाई देने लगती है कि भूत भूत भूत। भागने लगते हैं। सामने जियांग खड़ी होती है। कहती है देखा मैंने अपना काम कर दिया। उन दोनों को डरा कर वहां पर वो सबके सामने उन लोगों का राज खोलना चाहती थी। सॉन्गयान चिल्लाने लगता है तो चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी आ जाते हैं। स्टेप मदर, कुई कुई और जितने अगल बगल के लोग होते हैं। कहती है उसकी माँ कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी नाव है? वो हमारी नाव है। कहती है अच्छा तो वो तुम्हारी नाव है? कहती हाँ मेरी नाव है। तो मेरे दोनों बेटों को फंसाया। वो बहुत तेज से नखरे बनाकर रोने लगती है कि मेरी स्टेप मॉम ने मुझे हमेशा ही परेशान किया और आज यहाँ पर नॉनसेंस बातें कर रही हैं। देखो ना, इन्होंने जानबूझकर मेरी शादी यहाँ पर कराई थी ताकि मैं गरीबी में जीऊं, लेकिन आज जब मेरे अच्छे दिन आ गए तो ये मेरे पीछे पड़ गई। अब उसे याद आता है कि जब भी उसे पहले परेशान किया जाता था तो वो नाटक नहीं कर पाती थी, लेकिन अब वो नाटक करने में अव्वल हो गई है। इसी वजह से जब भी कुछ होता था तो सबसे पहले रोने लगती थी। कहती है कि मदर आप बताइए ना मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया? उससे बहुत ही ज्यादा जलन करती है, हमेशा मुझे मारने की कोशिश करती हैं। इसी वजह से मैं आपसे अब सारे रिश्ते खत्म करना चाहती हूँ। कहती है क्यों रिश्ते खत्म करना चाहती हो? तुम मेरी बेटी और हमेशा रहोगी। कहती है कि अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ना ही आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। आपकी जैसी औरत कभी मेरी माँ बन ही नहीं सकती।
होगी। कहती है ऐसी बातें मत करो, कहती है ऐसी ही बातें होंगी। वहाँ पर वो अपनी माँ से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देती है, लेकिन जो पेज अभी उसने फाड़ा था ना वो उसे जोड़ रही थी और खूब तेज से रो रही थी। कहता है क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कहती है माँ की याद आ रही है। कहता है मैं हूँ ना, वो तो तुम्हें हमेशा बुली किया करती थी। यहाँ पर भाई भी है और मेरी माँ भी है जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। कहती हाँ सही कहा तुमने। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं, वो उसके पास जाती है, उसको फिर से किस करने लगती है। कहती है लगता कोई आ रहा है। दोनों छिप जाते हैं और स्माइल करने लगते हैं। इधर उसके सोप जो थे ना बहुत पसंद किए जा रहे थे और उनकी बिक्री काफी तेज बढ़ गई थी। सोप की ज्यादा डिमांड हो गई थी तो उन्हें दूसरे सिटी जाना था। साथ में वहां पर जो सौंज्ञान था उसके एग्जाम भी आने वाले थे। कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा, मैं भला अकेले कैसे जाऊंगी। कहता हाँ मैं चल देता लेकिन मेरे एग्जाम है और मैं एग्जाम छोड़कर नहीं जाना चाहता। कहती है कि प्लीज तुम मुझे ज्वाइन कर लो ना। कहता नहीं नहीं, इंपीरियल एग्जाम देना जरूरी है। मन में सोचती है कि बदतमीज कहीं कि मैं तुम्हें एग्जाम तो नहीं देने दूंगी। कहता है कि चिंता मत करो, तुम अकेले जाओ, अकेले आ जाओगी, अगर मैं नहीं गया ना तो माँ का सपना टूट जाएगा। कहती है कि अच्छा माँ से ही मैं कहूंगी। कहता है क्या कहोगी। कहती है कि यही कि तुम एग्जाम देने नहीं जाओगे। कहता है कि तुम भला मेरे एग्जाम ना देने के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, तो नहीं चाहती हो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। दोनों वहाँ पर लड़ने लगते हैं। जियांग क्या करते हैं ना, अपनी मदर इन लॉ के चेहरे पर मास्क लगाती है। कहती क्या हुआ, तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो। कहती है माँ मेरी शॉप की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे दूसरी सिटी जाना है, लेकिन मैं अकेले कैसे जाऊंगी। कहती है तो सौंज्ञान के साथ जाना। कहती है उसका एग्जाम आने वाला है। कहती है एग्जाम को इतना जरूरी नहीं है, तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। कहती है चलो इसके साथ जाओ। कहता है माँ मैं नहीं जाऊंगा। कहती है मैंने कहा ना जाओ। कहता है माँ लेकिन एग्जाम का क्या होगा। जबरदस्ती उसके ऊपर हाथ रख देती है कि दोनों साथ में जाओ, साथ में आना। वो मना कर रहा होता है ना तो उसके हाथ को उसकी माँ खुद से दबा देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो सौंज्ञान को लेकर जाती है, लेकिन जो शॉप की ओनर होती है उन्हें लगता है कि उसकी शादी नहीं हुई है। कहती है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे वहां पर, शादी करना चाहना तो कर लेना। ये बातें सुनकर ना जो सौंज्ञान को बहुत गुस्सा आता है। सौंज्ञान जाता है कि मिस आपको क्या लगता है कि ये शादीशुदा नहीं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम दोनों के बीच कोई भी नहीं आ सकता। कहती है कि माफ करिएगा मुझे नहीं पता था कि ये शादीशुदा है। कहता है कि हाँ शादीशुदा ही है और वो उसको किस करने लगता है। कहती है कहाँ किस कर लो, ये शॉप है। उसको किस करता रहता है, जितनी लेडीज होती है ना हंस रही होती है। कहता है माफ करना मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। सब कहते हैं आजकल के बच्चे भी ना, इनसे कंट्रोल ही नहीं होता। वो दोनों भाग रहे होते हैं तो इस पर अरे जियां गिरने वाली है तो उसको रोक लेता है। वो फिर से उसको किस करने चलता है। कहती है कि यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। कहता है कि अच्छा मैं एग्जाम देकर आऊंगा ना तो तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। कहती है आज ही प्रिंसेस से मिलेंगे, कहीं आज ही सौंज्ञान को मार ना दे। कहती है अभी हमारे पास इनफ सिल्वर है, तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं, हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं अपने ढेर सारे पैसे लेकर, साबुन लेकर, लेकिन तभी वहां पर डाकू आ जाते हैं उन दोनों पर अटैक करने के लिए। कहती है कि क्या वो दिन आ गया, आज ही मैं जो है सौंज्ञान को खो दूंगी। तब इस पर सौंज्ञान कहता है डरने की जरूरत नहीं है जियांग, मैं हूं ना, तब तक मैं तुम्हें बचाकर ही रहूंगा। वो एक एक करके वहां पर मारने लगता है। तभी एक डाकू बहुत तेजी से जियांग की तरफ बढ़ रहा होता है। कहती तुम्हें पैसे चाहिए ना, ले लो। कहता पैसे नहीं, तुम भी चाहिए मुझे। कहती है मैं पैसे दे रही हूँ ना, ले लो। वो उसको अटैक करने चलता है लेकिन इतनी देर में सौंज्ञान आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। थोड़ी चोट यहाँ पर जो है सौंज्ञान को भी लग जाती है तो वो रोने लगती है कि तुम्हें ये चोट नहीं लगनी चाहिए। कहता है इतना क्या रो रही हो। कहती है कि नहीं मैं तुम्हें इस तरह खो नहीं सकती हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है और अभी तक कोई मिला क्यों नहीं। कहता है ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता। तभी वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो बहुत टूटी फूटी होती है। कहती है ये जगह सही है, यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया होगा, यहाँ पर हम अपनी अपनी मदर सिस्टर और ब्रदर को भी बुला सकते हैं और आगे यहीं पर चल के रहेंगे। ये जगह काफी अच्छी है, डाकू इस जगह पर हमला भी नहीं कर पाएंगे, वहां पर तो हर रोज ही खतरा रहता है। नेक्स्ट डे वो लोग पूरे यार्ड को सजा देते हैं, पूरा एकदम साफ सुथरा। वहां पर सब लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। कहती है कि ब्रदर ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। कहते हैं ठीक है फिर चलो अपनी अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाओ। वो तैयार हो रही होती है तो यहाँ पर सौंज्ञान जाता है, कहता है मैं तैयार कर दूं। वो उसके बालों में हेयर पिन लगा देता है। कहती है ये हेयर पिन क्यों। कहता है जब वो उस दिन तुम मिस से बात कर रही थी ना तो मैंने तुम्हारे लिए हेयर पिन खरीदा था। मैंने यहाँ कुछ कपल्स को देखा था जो एक दूसरे के लिए हेयर पिन खरीद रहे थे, मैंने भी तुम्हारे लिए खरीदी। वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है कि तुम सच में मेरे लिए हेयर पिन लेकर आए। वो उसके बालों में लगा देता है और वहां पर दोनों किस करने लगे, उसके कपड़े खोलने लगता है। तभी उसकी सिस्टर फिर से आ जाती है।
कहती है अरे भाई प्लीज मैं गलती से आ गई। वो वहां से भाग जाती है। कहती है माफ करना ना भाई, प्लीज माफ करना। नेक्स्ट डे सभी बालकनी में खड़े होते हैं, कहते हैं कि हम लोग कितने लकी हैं कि एक साथ हैं, हमारी फैमिली ऐसी ही रहनी चाहिए। क्योंकि उसके हाथ पर जो चोट लगी थी ना अभी तक सही नहीं हुई थी, वो अपनी चोट को सही कर रहा होता है। तो इस पर जियांग जाती है, कहती तुम्हें चोट लगी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। कहता है बस थोड़ी सी चोट थी। वो उसको खोल कर देखने लगती है, कहती है कि प्रॉमिस करो कि आज के बाद से तुम्हें थोड़ी भी चोट लगेगी ना तुम मुझे बताओगे। कहता है हाँ प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं तुम्हें हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। कहती है कि ठीक है चलो आज मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम बेड पर सो जाना। कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना यहाँ ध्यान रखना। जैसे उसे किस करने चलता है तब तक उसका ब्रदर आ जाता है कि चलो यहाँ से। कहता है मैं जा रहा हूँ। कहती जल्दी आना। काफी टाइम हो जाता है लेकिन अभी तक सौंज्ञान आया नहीं होता। कहती मुझे जाना पड़ेगा। पता चलता है कि भालुओं ने उसके भाई पर हमला कर दिया है। कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। वो बहुत रो रही होती है। कहती है अगर मैं जरा सा भी ध्यान नहीं दूंगी ना तो तुम फिर से तुम चले जाओगे उन घोस्ट के पास। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। कहते तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना। कहता हाँ दर्द हो रहा है लेकिन इतना भी नहीं। तो मुझे इतना क्यों डांट रहे हो। कहती है अपना ध्यान रखो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। मैं अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखूंगा, तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा। पता करोगे कि तुम मेरे साथ रहोगे। कहता हाँ हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। वो उसको किस करने लगता है। फिर से वो दोनों अपना बेहतरीन टाइम बिताने ही वाले होते हैं। किस कर ही रहे होते हैं, वो उसके कपड़े खोलने लगता है। तब तक वहां पर उसकी सिस्टर फिर से आ जाती है। कहती है सॉरी भाई मैं हर बार आ जाती हूँ, प्लीज आप लोग दरवाजा बंद कर लीजिए करिए ना। उसका भाई कुत्ते से चिल्लाता है निकलो यहाँ से। वो भाग जाती है। ये तेरी सिस्टर इन लो रुको रुको ना। नेक्स्ट डे उसकी माँ कहती हैं कि अच्छा काफी अच्छा टाइम व्यतीत हो रहा है, मुझे लगता है मुझे अपने ग्रैंड चाइल्ड का चेहरा देखने को जल्दी मिल जाएगा। इस पर सौंज्ञान कहता है क्या बेवकूफों वाली बात चल रही है यहाँ पर। ऐसी नॉनसेंस बातें कौन करता है। उसका भाई कहता है तुम्हारे साथ नॉनसेंस बातें नहीं की जाएंगी तो किसके साथ की जाएंगी। यहाँ पर उसकी माँ कहती है वो बेड तुम लोगों के लिए छोटा पड़ रहा होगा, बड़े बेड का इंतजाम कर दिया जाए। नेक्स्ट डे उन दोनों को ना बड़े बेड पर भेज दिया जाए। दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो एक कदम आगे बढ़ाए। सॉन्ग ध्यान आगे आगे कदम बढ़ाने को चलता है तो वो पीछे मुंह कर लेती। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते भी हैं। रात भर उन दोनों के बस करवट लेते इधर उधर बीच जा रहा था। सुबह होते ही उसने एक लिक्विड बनाई होती है, वो पी रही होती है। इस पर जाती है सॉन्ग के सिस्टर की आप ये क्या पी रही है, प्लीज मुझे भी दे दीजिए। कहती है नहीं ये बच्चों के लिए नहीं है। कहती मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं तो पढ़ भी रही हूँ। कहती है लेकिन तब भी नहीं ले सकती। वहां पर उसकी सिस्टर कहती है प्लीज दे दो दे दो। तभी वहां पर सौंज्ञान आ जाता है। कहता है दे दो ना अगर ये बच्चों जैसी जिद कर रही है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है चलो मेरे साथ। कहती है मैं नहीं जाऊंगी। वो उसको किस करने लगती है क्योंकि उस पर शराब का नशा हो रहा था। फिर से उसके साथ टाइम स्पेंड करने चलती है। कहता है अरे 2 दिन रुक जाओ ना। कहती क्या है 2 दिनों में। कहते हैं भूल गई क्या। कहती बताओ ना क्या है 2 दिनों में। पता चलता है उसकी माँ ने शादी का प्लान किया था कि उन दोनों की शादी फिर से कराई जाएगी ताकि जो अभी तक मनमुटाव थे ना दूर हो सके और दोनों अपनी जिंदगी फिर से शुरुआत कर सके। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं रेड ड्रेस में। उसकी माँ उन दोनों की शादी करवाती है। वहां पर उसको किस करने लगता है। जब दोनों किस कर रहे होते हैं ना तो वहां पर मदर सिस्टर ब्रदर तो भाग जाते हैं कि इन दोनों को अपना वक्त बिताने दो। अभी यहाँ पर दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। कहती है कि अब तो तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। कहती है कि हाँ बचना भी कौन चाहता है। अब वहां पर वो दोनों अपना वक्त बिताने लगते हैं। अभी हम देखते हैं कि सुबह होती है तो वो गॉड को थैंक यू बोल रही होती है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी अच्छे दिन आए हैं वो हमेशा ऐसे ही रहें। कि हाँ ऐसे ही रहेंगे। मन में सोचते जो डिजास्टर आने वाला है मैं उसे फ्यूचर में रोक पाऊँ, बस मैं यही चाहती हूँ। कहता इतना याद कहे वो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अब वो सौंज्ञान से दूर नहीं रह सकती थी। कहती मुझसे प्रॉमिस करो कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो तुम किसी को भी बचाने नहीं जाओगे, अपने काम से काम रखोगे, इंपीरियल एग्जाम नहीं दोगे। कहता है लेकिन क्यों। कहती इंपीरियल एग्जाम नहीं देना है ताकि एक डिजास्टर को रोका जा सके। मुझे पता है कि तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगे लेकिन तब भी तुम्हें यहीं पर रहना है मेरे पास। कहता है ठीक है साथ में ही रहेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। पर वो हर रोज पैसे बनाने के नए नए तरीके बताती और उसको अपने आप से दूर जाने से रोकती। जब भी वो बाहर जाने लगता तो वो बहुत ज्यादा डरती कि प्लीज छोड़कर मत जाओ और जाओ ना तो जल्दी आ जाना। वहां पर दोनों साथ में काम करते तो कोई ना कोई अनहोनी हो जा रही थी। इसकी वजह से अब यहाँ पर जियांग को और भी ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सिस्टर आती कहती ये क्या हुआ। वहां पर उसकी माँ कहती मुझे लगता है ना कि बेटा तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे बता दो, हम सब मिलकर दुख का बंटवारा करेंगे। कहती है नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम हमेशा साथ में रहें, बस मैं यही चाहती हूँ। कहती है ठीक है। अभी नेक्स्ट डे वो फिर से जा रहा होता है सिटी की तरफ लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। कहती है मत जाओ प्लीज मत जाओ, आज वो दिन है तुम नहीं जा सकते, अगर तुम गए ना तो वापस नहीं आओगे। कहता है कि ये मेरा फर्ज मुझे पुकार रहा है, मैं जरूर जाऊंगा, किसी की जान खतरे में
में और मैं यहाँ पर कायर की तरह नहीं बैठ सकती। कहती तुम कायर नहीं हो, प्लीज मत जाओ ना। कहता है नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। कहती हाँ ठीक है चलो साथ में चलते हैं। वहाँ पर एक लेडी होती है जिस पर कुछ सैनिक आक्रमण कर रहे होते हैं उसे मारने के लिए। तभी वहाँ पर पहुंच जाता है सौंगयन और सारे सैनिकों को मार देता है। लेकिन तभी एक सैनिक सौंगयन को मारने चलता है तो जियांग कहती है कि जो डिजास्टर तुम पे आने वाला है मैं अपने ऊपर लूंगी, मैं मरूंगी तुम्हारी जगह। तीर लगने वाला होता है, सौंगयन को लग जाता है, उसको कहता उठो ना प्लीज मुझे मत डराओ। अब वो फिर से पहुंच जाती है भूतों की दुनिया में। कहती मैं यहाँ कैसे, क्या मैं फिर से मर गई हूँ क्या? कहता है मरी नहीं हो, अभी तुम जिंदा हो। तुम मॉडर्न एरा में जाना चाहोगी अगर तुम यहाँ पर आ गई हो। अब उसे हर एक बात सौंगयन की याद आ रही होती है कि वो सौंगयन के बिना तो रह भी नहीं सकती, ना मॉडर्न एरा में ना एंशिएंट एरा में। उसे सौंगयन चाहिए तो चाहिए। वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे उसी एरा में जाना है। सौंगयन के पास कहता है ठीक है जाओ। कहता है कि ठीक है तुमने डिजास्टर को दूर किया है और तुमने सौंगयन की जान बचा ली है तो तुम्हें इससे वजह से उसकी लाइफ तोहफे में दी जाती है। कहती थैंक यू सो मच। वो खुशी में वहां से भागने लगती है। इधर सौंगयन रो रहा होता है कि अगर इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ तो अगले जन्म में। वो अपने आप को मारने चलता है तो जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती मैं ठीक हूँ और तुम भी ठीक हो। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कहती है कि कहता है तुमने मुझे डरा दिया था। कहती नहीं ठीक हूँ। तभी वो लेडी कहती है कि हम लोग तो ये जगह छोड़कर जा रहे थे लेकिन तुम लोगों ने मुझे बचा लिया, ये पैसे ले लो। कहती है पैसे नहीं चाहिए, मैंने तुम लोगों की जान बचाई है ना, इसे तुम अपने पास रख लो। वो दोनों वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। अब दोनों एक साथ अपनी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ बिताने लगते हैं। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।